नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट केस के बारे में हम बात करेंगे, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेयर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन डिस्क्राइब्ड। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वो लैंडमार्क केस है जिसने आप समझिए कि डेथ पेनल्टी पर डिबेट को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए गंगा एजुकेशन के इस एनालिसिस में हम इस केस को आसान भाषा में डिकोड करते हैं, बिल्कुल एग्जाम रेडी फॉर्मेट में। तो सीधे इसके कोर इशू पर आते हैं। इस केस का सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में था वो ये था, क्या मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या स्टेट के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो किसी इंसान की जान ले सके? यही वो आधारभूत सवाल था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को हमेशा के लिए तय करना था। अब देखिए, ये मामला सिर्फ बच्चन सिंह के जुर्म का नहीं था, इससे भी बड़ा एक लीगल कंफ्यूजन था। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए थे, जगमोहन सिंह और राजेंद्र प्रसाद, और इन दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी पर अलग अलग बातें कही थी, जिससे पूरे लीगल सिस्टम में एक उलझन सी पैदा हो गई थी। और इसी कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए बच्चन सिंह केस को एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा गया। सो द स्टेक्स वर वेरी हाई। ओके, यहाँ एक क्विक स्नैपशॉट है रिवीजन के लिए, बिल्कुल परफेक्ट। ये एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था और इसे लीड कर रहे थे उस वक्त के चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़। जजमेंट की डेट थी 9 मई 1980। मेंस के आंसर में ये डिटेल्स लिखने से काफी फर्क पड़ता है। तो इस केस की जर्नी क्या थी? देखिए, बच्चन सिंह को 3 लोगों के मर्डर के लिए दोषी पाया गया। सेशंस कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां 2 जज बेंच ने नोटिस किया कि जगमोहन और राजेंद्र प्रसाद केसेस के जजमेंट्स में तो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। तो लॉ को आखिरकार सेटल करने के लिए उन्होंने इस केस को एक बड़ी 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया। अब आते इस केस के अहम हिस्से पर, इसके कोर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर। ये वो 2 मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट्स में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो पहला और सबसे डायरेक्ट सवाल, क्या इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 302 जो मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी अलाउ करता है, क्या वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये सेक्शन हमारे फंडामेंटल राइट्स, खासकर जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है? ये था इशू नंबर 1। और दूसरा इशू जुड़ा था सेंटेंसिंग के प्रोसीजर से। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है 354(3) जो कहता है कि अगर किसी को मौत की सजा देनी है तो जज को स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। सवाल ये उठा कि ये स्पेशल रीजंस, ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये जजेस को एक अनगाइडेड आर्बिट्ररी पावर दे देता है? मतलब क्या इससे सजा देने में मनमानी हो सकती है? ये था दूसरा और बहुत क्रूशियल इशू। तो कोर्ट में एक ग्रेट डिबेट हुई, 2 मजबूत अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। एक तरफ थे पेटिशनर्स जिनका कहना था कि डेथ पेनल्टी आर्टिकल्स 14, 19 और 21 को वायलेट करती है, इसका प्रोसीजर आर्बिट्ररी है और सबसे बड़ी बात, ये इररिवर्सिबल है, एक बार हो गई तो हो गई। दूसरी तरफ था स्टेट जिनका आर्ग्यूमेंट था कि भाई संविधान खुद डेथ पेनल्टी की बात करता है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डन पावर्स में। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का डिसीजन है जो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करती है, और सेक्शन 3543 जजेस को आर्बिट्ररी पावर नहीं बल्कि गाइडेड डिस्क्रिशन देता है। इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गहरा विश्लेषण शुरू किया। यह असल में एक बैलेंसिंग एक्ट था। एक तरफ थे इंडिविजुअल्स के मूल अधिकार और दूसरी तरफ आती है सोसाइटी की सेफ्टी और इंटरेस्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने इस बैलेंस को कैसे अचीव किया। सबसे पहले कोर्ट ने देखा आर्टिकल 19 के एंगल से। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए, सेक्शन 302 का पर्पस आर्टिकल 19 में दी गई फ्रीडम्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है। इसका काम तो जुर्म के लिए सजा देना है। आफ्टर ऑल, मर्डर करना आर्टिकल 19 के अंडर कोई प्रोटेक्टेड फ्रीडम तो है नहीं, इसलिए सिंपल लॉजिक है, सेक्शन 302 आर्टिकल 19 को वायलेट नहीं करता। केस क्लोज्ड ऑन दैट फ्रंट। लेकिन इस केस का असली टर्निंग पॉइंट था आर्टिकल 14 और 21 का टेस्ट। मेनका गांधी केस के बाद से आर्टिकल 21 का मतलब ही बदल गया था। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई भी प्रोसीजर नहीं,
बल्कि एक ऐसा प्रोसीजर था जो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल हो। और कोर्ट ने कहा कि यही वो क्रूशल टेस्ट है जिस पर डेथ पेनल्टी के कानून को परखना होगा। और इस पूरे विश्लेषण के बाद, इस मंथन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। यहां जन्म हुआ रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का। तो आखिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है क्या? देखिए, कोर्ट ने कहा हाँ, डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन, और ये लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए। ऐसे मामले जहां लाइफ इंप्रिजनमेंट का ऑप्शन अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड हो। इसका सीधा सा मतलब है जहां उम्र कैद की सजा किसी भी हाल में काफी ना हो। तो इस एक फैसले ने लाइफ इंप्रिजनमेंट को रूल बना दिया और डेथ पेनल्टी को एक एक्सेप्शन। अब ये हिस्सा लॉ स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम गोल्ड है, रेशियो और ऑर्बिटर का फर्क। देखिए, इस केस का रेशियो यानी बाइंडिंग लॉ यह है कि सेक्शन 302 और 543 दोनों वैलिड हैं। डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में लगेगी और इसके लिए एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की बैलेंस शीट बनानी जरूरी है। अब आते हैं ऑर्बिटर पर, यानी नॉन बाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें कोर्ट ने एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए और सबसे इंपॉर्टेंट, जस्टिस भगवती का पावरफुल डिसेंटिंग ओपिनियन भी ऑर्बिटर का हिस्सा है। तो ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक तराजू। एक पलदे में है एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस जो क्राइम पर फोकस करते हैं, जैसे जुर्म कितना ब्रूटल था या मल्टीपल मर्डर्स हुए थे। दूसरे पलदे में है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो क्रिमिनल पर फोकस करते हैं, जैसे उसकी उम्र क्या थी, क्या उसके सुधारने की कोई संभावना है या उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। और कोर्ट को इन दोनों को आपस में तौलने के बाद ही सजा तय करनी है। तो इस लैंडमार्क केस का असर क्या पड़ा, इसकी लीगल लेगेसी क्या है और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसकी कानूनी विरासत को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बचन सिंह ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को कैपिटल सेंटेंसिंग का एक मैंडेटरी फ्रेमवर्क बना दिया जिसे हर कोर्ट को फॉलो करना है। दूसरा, इसने लॉ में एक बड़ा शिफ्ट लाया, लाइफ इंप्रिजनमेंट को डिफॉल्ट सजा बना दिया। तीसरा, इसने सेंटेंसिंग को ज्यादा ह्यूमनाइज किया, ये कहकर कि सिर्फ क्राइम नहीं, क्रिमिनल के सर्कमस्टांसेस को भी देखो। इन्हीं सब रीजन से आज भी ये डेथ पेनल्टी पर सबसे अथॉरिटेटिव जजमेंट माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, ये फैसला यूनानिमस नहीं था। जस्टिस पीएन भगवती ने एक बहुत ही पावरफुल डिसेंटिंग ओपिनियन लिखा था। उनका साफ मानना था कि डेथ पेनल्टी का कोई सोशल पर्पस नहीं है, ये टोटली आर्बिट्रेरी है और इसलिए इसे हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। उनका ये डिसेंट आज भी डेथ पेनल्टी के खिलाफ होने वाली हर डिबेट में एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। तो इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। एग्जाम से पहले ये पॉइंट्स बिल्कुल माइंड में क्लियर होने चाहिए। ओके, की टेकअवेज क्या है? पॉइंट 1, आईपीसी सेक्शन 302 कॉन्स्टिट्यूशनल है। पॉइंट 2, सीआरपीसी सेक्शन 354(3) ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। पॉइंट 3, लेकिन डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही लगेगी। पॉइंट 4, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ पेनल्टी इज द एक्सेप्शन। पॉइंट 5, एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को बैलेंस करना मैंडेटरी है। और आखिरी पॉइंट, जस्टिस भगवती का डिसेंट जिसमें उन्होंने इसे हमेशा के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। इस फैसले को आए अब 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन सेंटेंसिंग में आर्बिट्रेरीनेस को यानी मनमानी को रोकने में आखिरकार सफल हुआ है या असफल रहा है? इस पर बहस आज भी जारी है। जुडिशियरी और यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे ही और भी डिटेल्ड लीगल एनालिसिस देखने के लिए गंगा एजुकेशन को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।